क्लास 9 चैप्टर 5 द पीरियोडिक टेबल आईसीएसई का ये लेसन है, 5th लेसन है जो पीरियोडिक टेबल आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में हम अपने जो आज सिलेबस कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, उसमें हमने डोबेनियर ट्राइड लिया है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स और मेंडलीव के कंट्रीब्यूशन को हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉज में, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे जो उसके ग्रुप्स और पीरियड है वो भी जानेंगे। उसके बाद जनरल आइडियाज़ जो हैं डोबेनियर ट्राइड के, न्यूलैंड लॉज जो ऑक्टेव रूल दिया न्यूलैंड ने, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो कि ग्रुप 1 to 18 ग्रुप्स तक और पीरियड 1 to 7 को जानेंगे। स्पेशल डिफरेंस करेंगे अल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप 1 है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, हेलोजन ग्रुप 17 और जीरो ग्रुप यानी कि ग्रुप 18 को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पीरियोडिक टेबल को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आखिर ह्यूमन इंस्टिक्ट को ज़रूरत क्या पड़ी पीरियोडिक टेबल बनाने की, या फिर ज़रूरत क्या थी इन्हें क्लासिफाई करने की, एलिमेंट को डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप में डालने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो 18th सेंचुरी में मतलब 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के बिगनिंग में बहुत सारे एलिमेंट की खोज हुई, और ऐसे में क्या हो गया, एक एक एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो उन्होंने उस समय महसूस की गई ज़रूरत कि एक ऐसा कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, एक क्लासिफिकेशन जानने के लिए कुछ स्टडी को ईजियर बनाया जाए, और रीज़न यही था पीरियोडिक टेबल को बनाने का। इसके अलावा चलिए देखते हैं रीज़न क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं। क्लासिफिकेशन से फ़ायदा क्या क्या हुआ, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, सबसे पहले ये हेल्प हो गई स्टडी करने में एलिमेंट के बारे में सारे एक ऑर्गेनाइज मैनर में। इसके अलावा हेल्प हो गया कोरिलेट करने में द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा हमें ये भी जानना आसान हो गया कि जब आप स्टडी करते हो किसी एलिमेंट के बारे में, तो आप डिफ़ाइन करते हो रिलेशनशिप को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को। अगर आप पीरियोडिक टेबल में आप एक जगह देख रहे हो तो बिगनिंग में बहुत सारे अटैम्प्ट लिए गए, बहुत सारे केमिस्ट ने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, जैसे कि डेंसिटी के बेसिस पे, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, और बहुत सारे इसके अलावा भी मेटल्स, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। बट ये सारे जो थे, ये सारे इतने ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिला इन सब से। तो बाद में क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो रहे थे पर्टिकुलरली ग्रुप में वो बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पर क्या हो रहा, जो पर्पस हो रहा था जनरलाइजेशन का वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो कंसीडर्ड किए गए, वैरिड किए गए अंडर डिफरिंग कंडीशंस में, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने जिन्होंने मेटेलिक, नॉन मेटेलिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को भी हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे। ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने सर्च किया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट वुड नेवर चेंज। तो इसमें सबसे पहला आता है विलियम प्राउट का नेम। तो विलियम प्राउट ने क्या किया, विलियम प्राउट ने पहले हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विच नेवर डिफर्स दैट इट कुड बी देयरफॉर फ्रॉम द ट्रूली साइंटिफिक बेसिस फॉर अ सेटिस्फैक्टरी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो डोबेनियर ट्राइड की बात करेंगे। तो डोबेनियर ट्राइड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, डोबेनियर ट्राइड के बारे में हम समझते हैं। तो डोबेनियर ट्राइड जो है उसको हम समझ लेते हैं। तो डोबेनियर, JW डोबेनियर एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, मीन्स दे कुड बी प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। तो उन्होंने क्या किया, अपने ट्राइड बनाए। ट्राइड में क्या किया, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि ट्राइड में उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप में उन्होंने किस किस एलिमेंट को डाला था, तो कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी तो उसको उन्होंने ट्राइड में डाला। तो ऐसे एलिमेंट को करने के लिए क्या था कि जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वो एक साथ रखा गया। तो इसमें क्या था कि जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे पर्टिकुलर ट्राइड में वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के होते थे। इनफैक्ट डोबेनियर ने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लियर रिलेशनशिप दिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स एटॉमिक मास का। सो द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ डोबेनियर ट्राइड वॉज अप्रॉक्सीमेटली
इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइड। तो ये डोबेनियर ट्राइड का मेन प्रिंसिपल था। और यहाँ पे 3 ट्राइड्स उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ट्राइड बनाए, जिसमें कि उन्होंने एक ट्राइड बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम का। इफ़ दीज एलिमेंट्स हैव फॉलोइंग सिमिलरिटीज़, क्या क्या एलिमेंट्स है की सिमिलरिटीज़ थी, तो ऑल आर मेटल्स थे, ईच हैज़ एन ऑक्साइड दैट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, ईच हैज़ वैलेंसी 2। तो क्या हुआ था, इन एलिमेंट्स के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको एक साथ एक ग्रुप में, एक फैमिली के रूप में रखा गया टू फॉर्म ट्राइड डोबेनियर ट्राइड। क्योंकि चूँकि डोबेनियर ने फॉर्म किया इसको, तो डोबेनियर ट्राइड के नाम से, और 3 का ग्रुप बनाया था, तो डोबेनियर ट्राइड इस का नाम दिया गया। लेकिन एटॉमिक मास कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है 137 है, स्ट्रोंटियम का 88 है। नोटिस किया गया कि मिडिल एलिमेंट स्ट्रोंटियम जो है अप्रॉक्सीमेटली, जो एटॉमिक मास जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज मीन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। मीन वैल्यू देखेंगे तो 88.5 आ रहा था, तो नियरली सेम द एटॉमिक मास ऑफ द स्ट्रोंटियम दैट इज़ 88। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने 3 एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया, और यहाँ पे उन्होंने फिर से ट्राइड बनाया, बिकॉज क्या थे कि ऑल आर नॉन मेटल्स थे, सभी रिएक्ट करते थे वाटर टू फॉर्म एसिड, दे हैव वैलेंसी 1। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल को आप जब देखेंगे तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो ट्राइड बनाया उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का, यहाँ पे सभी मेटल्स थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट ग्रुप उन्होंने बताया था, जो जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थे, तो ऑल 3 वेर नॉन मेटल्स। और उसके बाद क्या थे कि ये जब रिएक्ट करते हैं वाटर से तो एसिड बनाते हैं, और सबकी वैलेंसी 1 थी। अगर मीन देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन और आयोडीन का, तो आपको आ जाता है 81.25, जो कि अप्रॉक्सीमेटली क्या था, सेम था एज द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन का। ठीक है, आपको पता है ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास था 80, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 के बराबर आ रहा था, 81.25। अब रीज़न थे क्या इस ट्राइड को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, तो डिस्कार्ड करने के पीछे जो रीज़न था कि डोबेनियर फेल हो गए अरेंज करने में सारे एलिमेंट को जो उस समय नोन थे, क्योंकि सारे एलिमेंट की जो ये जो ट्राइड की जो कैटेगरी थी, यानी कि ये जो मीन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा था, धीरे धीरे जब इन्होंने नए नए ट्राइड बनाए तो ये डिफरेंस धीरे धीरे बड़ा होता गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रीज़न था इसका फेल होने का। और इसके अलावा जब आप देखेंगे कि जो लॉ जो था ना वो फुल्ली अप्लाई नहीं हो रहा था, इवन क्या था कि विद इन द सेम फैमिली, सभी फैमिली जो थे वो उस पर ये नहीं हो रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो हैलोजन में देखेंगे, हैलोजन में फर्स्ट एलिमेंट जो थे 3 मेंबर्स थे, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एटॉमिक मास है फ्लोरीन और ब्रोमीन का, दैट इज़ यहाँ पर क्या था कि 1/19, जो कि 19 किसका मास है, तो 19 फ्लोरीन का, और 80 जो है ना ये मास है ब्रोमीन का, जो कि 49.5 इनका एवरेज आ रहा था, ना कि 35.5। ये क्लोरीन का जो मास है 35.5 था, लेकिन ये जो डिफरेंस था ये बहुत ज़्यादा है, आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते थे। 49.5 और 35.5 ये डिफरेंस बहुत बड़ा था, तो ये रीज़न था डोबेनियर स्कीम को फेल होने का। तो यहाँ पे डोबेनियर स्कीम जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो एलिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट और प्रिंसिपल जो थे इन्होंने खुद के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। आगे जब इनका फेल हो गया तो न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स आया। अब जॉन न्यूलैंड जो कि एक साइंटिस्ट थे और बहुत ही म्यूज़िक लवर थे, तो उन्होंने अरेंज किया ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। अब इन्होंने क्या किया, म्यूज़िक नोट्स, जैसे कि सारे गामा पा म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, उस हिसाब से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि उन्होंने दिया कि जो 3 एलिमेंट्स यानी कि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और ये सारे थे, तो न्यूलैंड ने ये पाया कि जो एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो उन्होंने जस्ट म्यूज़िक के म्यूज़िकल ऑक्टेव्स, यानी कि सेम जैसे फर्स्ट नोट होता बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, न्यूलैंड ने क्या किया, ऑक्टेव्स दिया, ऑक्टेव रूल दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। अब न्यूलैंड के ऑक्टेव से क्या होता है कि व्हेन एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को अरेंज किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिपीटेशन होता है उनकी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ बाय स्टार्टिंग देम। अगर देखते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो चूंकि वो एक न्यूलैंड जो थे वो हमारे इंडिया से नहीं थे, वो कहाँ के थे, तो ये एक
साइंटिस्ट थे जो कि रहने वाले थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के। तो उन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया और उसे इंडियन के हिसाब से भी क्लासीफाई करके हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे उन्होंने क्या दिया था, जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक था डो रे मे फा सोल ला टी, इस तरह से था। और इंडियन म्यूज़िक हम अगर देखेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी, तो इस तरह से होता है। और आसान यहाँ पे जाने के बाद यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 8वां नोट, जैसे सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा, इस तरह से अपोजिट होता है। ठीक उसी तरह से जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो जस्ट 7th के बाद 8th में रिपीट हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया, फिर सेकंड में लिथियम था, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फिर उन्होंने यहाँ पे किसको डाला, फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन फॉस्फोरस और सल्फर। अगेन क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम क्रोमियम टिटेनियम मैंगनीज और आयरन, कोबाल्ट और निकल कॉपर जिंक, ये इनका 7th ऑर्डर था। तो बेसिकली न्यूलैंड ने डिवाइड किया एलिमेंट्स को इनटू द हॉरिजेंटल रोज ऑफ 7 एलिमेंट्स। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हो, इस टेबल के हिसाब से उसे डिवाइड किया। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर नोबल गैस, इनर्ट गैस को उस समय तक पता नहीं थे इनर्ट गैस के बारे में, तो ये नोन नहीं थे। तो इनके हिसाब से जो इनका जो ऑक्टेव थे उसके मेरिट्स के बारे में पहले देखते हैं कि इन्होंने जो भी ऑक्टेव्स बनाया उसके ये जो सिस्टम था ये आज अच्छा वर्क किया। मतलब अगर लाइटर एलिमेंट की बात करेंगे जैसे कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, इन सबको एक साथ वो लेकर आए, तो ये इस पर अच्छा वर्क किया। लेकिन अगर रिलेट करें प्रॉपर्टीज़ की, इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में, तो फर्स्ट टाइम ये देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट थे ये एक डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी और जो है उससे ये रिलेट किया उन्होंने। इसके लिए न्यूलैंड को ऑनर्ड भी किया गया 1887 में। द रॉयल सोसाइटी प्रेसिडेंट डेवी मेडल जो थे उनको इसके लिए अवार्ड भी दिया गया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लेकिन अवार्ड देने के बाद ऐसी क्या रीज़न आ गई जिससे कि इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो डिस्कार्ड करने का जो रीज़न था, जो क्लासिफिकेशन थे ये क्या हो रहे थे कि ये वर्क नहीं कर पा रहे थे फॉर द, उस समय क्या था कि वर्क नहीं कर पाए फॉर द हैवियर एलिमेंट्स और दोज लेइंग बियॉन्ड द कैल्शियम। एज अगर देखेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो ज़्यादा एलिमेंट्स, जब ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो ये वाला जो न्यूलन ऑक्टेव था ये फिट नहीं हो पा रहा था, यानी कि सभी जो प्रॉपर्टीज़ हो रही थी 8th एलिमेंट की ये रिपीट हो रही थी, ऐसा ज़रूरी नहीं था। न्यूलैंड ने एडजस्ट किया 2 एलिमेंट्स कोबाल्ट और निकेल को इन द सेम स्लॉट, बट ये क्या थे, इनकी जो ये प्लेस होने चाहिए सेम कॉलम एज फ्लोरीन क्लोरीन। तो ब्रोमीन और ये सारे एलिमेंट्स की बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थे दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या था कि आयरन जो कि रिजम्बल्स करता था कोबाल्ट और निकेल के साथ इन प्रॉपर्टीज़, बट प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ की, दूर दूर तक इससे बिल्कुल नहीं मिलती थी। यही सब रीज़न थे उनके न्यूलैंड ऑक्टेव को डिस्कार्ड करने के लिए। नेक्स्ट था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। 1869 में डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने अरेंज किया 63 एलिमेंट को। 63 उस समय 63 एलिमेंट ही वेल नोन थे, उस समय 63 एलिमेंट ही पाए जाते थे। तो उन्होंने इसको एक ग्रुप में और पीरियड में सबसे पहले इन्होंने इसको डाला। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, उन्होंने बेस्ड ऑफ द एटॉमिक मास। उन्होंने फिजिकल और उन्होंने ऐसा कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मास की। तो उनके हिसाब से इन्होंने क्या किया, उस समय के जो 63 एलिमेंट थे उसको अरेंज किया। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो काफ़ी हद तक बहुत उस समय अच्छा माना गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को किया था। और पीरियोडिक टेबल एक्चुअली होता क्या है, पीरियोडिक टेबल एक चार्ट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है एलिमेंट्स को डाल करके, कौन से उसका जो एलिमेंट जो होते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के वर्टिकल कॉलम में, जिसे कि ग्रुप कहा जाता है, और पीरियडिक जो होते हैं जिसमें कि बिकॉज एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं सेम इंटरवल के बाद पाए जाते हैं इन पीरियड्स। तो इसी के पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किए गए, इसलिए इसका नाम टेबल रख दिया गया। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो तो एक टेबल बनाते हो वहाँ पर, तो इसलिए इसका नाम पीरियोडिक टेबल रखा गया।
नेक्स्ट है कि अब एसेंशियल फीचर क्या थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके कुछ जो फीचर्स थे पहले उसको जानते हैं। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम जिसे कि ग्रुप कहा गया, हॉरिजेंटल रोज जिन्हें कि पीरियड कहा गया, उसमें रखा। उसके बाद उन्होंने 8 ग्रुप बनाया, 8 ग्रुप, जिसमें कि फर्स्ट ग्रुप टू 8 ग्रुप, और ईच ग्रुप जो है ना 1 से 7 तक डिवाइडेड थे इंटू 2 सब ग्रुप्स, यानी कि ए और बी सब ग्रुप में। 8 के कोई सब ग्रुप नहीं थे क्योंकि वो इनर्ट गैस जो थे उस समय तक पता नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक ग्रुप बना दिया था। सभी एलिमेंट जो थे सब ग्रुप और ग्रुप 8 जो कि उस समय सब ग्रुप नहीं था, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे और शो करते थे सेम वैलेंसी। अगर बात करेंगे विच इज़ इक्वल टू द ग्रुप नंबर, जो कि उनका ग्रुप नंबर था और उसकी वैलेंसी दोनों बराबर आ रही थी। जैसे कि ग्रुप अगर देखोगे आप, ग्रुप 4 है या फिर ग्रुप 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 5 to 7, तो यहाँ पर जो वैलेंसी थी उसके हिसाब से इसको अरेंज किया गया। और इन पीरियड की बात करेंगे तो एलिमेंट्स ग्रेजुअली चेंज हो रहे थे फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रही थी, वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द हॉरिजेंटल रो। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है पब्लिश की गई उस समय के जर्मन जर्नल में, जो कि 1872 में पब्लिश हुआ। ही यूज द लेटर आर टू रिप्रेजेंट, वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए द एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, हाइड्राइड ऑफ एनी एलिमेंट फोर्थ रिटन इन RH4। तो इस तरह से उन्होंने किया। और उनके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया था कि जब यहाँ पे एग्जांपल के लिए उन्होंने लिया था RO2 यानी कि CO2, तो उन्होंने दिया था कि सेम ग्रुप के हैं वो, जितने भी हाइड्राइड है ऑक्साइड है उसको उसने सेम ग्रुप में इस तरह से अरेंज किया था। अब मेरिट देख लेते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या क्या थी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो मेरिट्स थी, तो उन्होंने ग्रुप किया था एलिमेंट का और जनरलाइज किया था स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, जो कि स्टडी किए गए थे 8 ग्रुप्स में। गैप्स जो थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए भी उन्होंने छोड़ा था। इसके अलावा उन्होंने प्रिडिक्शन किया था जो प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे कि जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हो पाए थे, उसको जब डिस्कवर किया जाएगा तो कौन सी ग्रुप में उसको डाला जाएगा। तो उसके लिए जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने एक्का एल्यूमिनियम यानी कि 1 प्लेस बिलो एल्यूमिनियम इन द ग्रुप, उन्होंने देखो यहाँ पे अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे जगह छोड़ा था एका एल्यूमिनियम यानी कि 1 प्लेस बिलो एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में, उसके नीचे जो कि उस समय एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ा था। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एका सिलिकॉन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मेनियम। नेक्स्ट क्या था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो कि प्रॉपर्टीज देखोगे आप तो इनकरेक्ट एटॉमिक मास करेक्टेड, कई सारे एटॉमिक मास जो थे इनकरेक्ट थे, तो ही वॉज एबल टू करेक्ट द वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स लाइक गोल्ड एंड platinum by placing these elements strictly on the basis of similarities in their properties। डिफेक्ट क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, तो उन्होंने क्या किए थे, पेयर्स बनाए थे एलिमेंट जो कि फॉलो नहीं करते थे मेंडलीव के प्रिंसिपल को। तो डिफेक्ट यही हुआ कि मेंडलीव ने जो यहाँ पे कुछ पेयर्स बनाए थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे मेंडलीव के प्रिंसिपल को। जैसे कि आर्गन विथ एटॉमिक मास 39.5 ये पहले आ जाता था, पोटेशियम जिसका कि मास 39.1 था, तो पहले आर्गन आ जाता है फिर पोटेशियम आ जाता है, तो यहाँ पर जाके इनका रूल फॉलो नहीं कर रहा था। कोबाल्ट जिसका कि एटॉमिक मास 58.9 था वो पहले आ जा रहा था निकल से जिसका कि मास 58.6 था, तो यानी कि जो ज़्यादा मास वाले वो पहले आ जा रहे हो, कम मास वाले बाद में आ रहे थे, तो यहाँ पे जाके इनका ये रूल फॉलो नहीं। इसके अलावा एक और था, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो टेलूरियम जिसका कि एटॉमिक मास यहाँ पे 127.6 था, वो पहले आ जा रहा था आयोडीन विथ एटॉमिक मास 126.9। तो यहाँ पर ये सारे डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया लास्ट में। और पोजीशन क्या थे आइसोटोप्स के, वो भी क्या, आइसोटोप्स जो ऑफ जो एलिमेंट्स थे उसके लिए जो यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी बट डिफरेंट इन देयर एटॉमिक मास, उसके लिए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में कोई भी सेपरेट प्लेस नहीं दे पाए कि ये आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं दे पाए, तो ये कारण था कि ये भी एक फेलियर की वजह बन गई। नेक्स्ट था ग्रुपिंग और केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, जो कुछ एलिमेंट जो कि केमिकली डिसिमिलर थे, तो ऐसे एलिमेंट्स यानी कि जो भी उनका ग्रुप जिसमें क्या थे कि एलिमेंट्स जैसे कि कुछ कॉपर सिल्वर जिसके पास कोई रिजेंबल्स करते थे अल्कली मेटल्स यानी कि लिथियम सोडियम, बट दे उनको प्लेस कर दिया गया फर्स्ट ग्रुप में, तो ये भी एक रीज़न था। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ केमिकली
सिमिलर एलिमेंट्स, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम, उनको प्लेस कर दिया गया सेपरेट ग्रुप में, जबकि ये केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स थे। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो पोजीशन था वो फिक्स पोजीशन ये नहीं दे पाए, क्योंकि इसे कंसीडर्ड किया गया ग्रुप 1A में और ग्रुप 7A में भी। बिकॉज क्या था कि ये फॉर्म करता है दोनों पॉजिटिव आयन, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये पॉजिटिव आयन बनाता है, और अगर देखेंगे निगेटिव आयन बनाता है, यानी कि सोडियम हाइड्राइड में निगेटिव आयन बनाता था। तो इसकी जगह को ये डिफाइन नहीं कर पाए हाइड्रोजन की प्लेस की वजह से। ये जो कंट्रोवर्सी रह गई, ये भी एक रीज़न था फेल्योर होने का। इसके बाद बात करेंगे एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्या था, रीज़न क्या था कि नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के आने का, यानी कि एटॉमिक नंबर एज द बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अब ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एटॉमिक नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स एटम वॉज डिटरमाइंड बाय हेनरी मॉसले। इन सारे प्रॉब्लम को दूर किया गया हेनरी मॉसले के द्वारा, हु वॉज द इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। 1913 में मोसले ने यूज़ किया एनोड ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन डिस्चार्ज ट्यूब। मोसले ने एनोड को यूज़ किया डिफरेंट मेटल्स के साथ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, सब्जेक्टेड किया देम टू अटैक बाय द कैथोड रे, और कैथोड रे से सबको अटैक करवाया। और उन्होंने पाया कि कैथोड रे जो होता है वो स्ट्रक हो जाता है एनोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। फिर उन्होंने देखा कि जो वेवलेंथ होती थी दीज रेज की और फाउंड डिक्रीज इन द रेगुलर मैनर। तो उनके जो वेवलेंथ थे ना वो डिक्रीज हो रहे थे एक रेगुलर मैनर में, चेंजिंग द मेटल ऑफ एनोड ऑन ऑर्डर टू देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये कुछ रीजंस हो गए। बाय द कंक्लूडेड दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन। तो उन्होंने क्या पाया कि जो बेसिकली जो मेंडलीफ ने लिया था एटॉमिक मास, उससे ज़्यादा वैलिड जो है प्रॉपर्टीज़ है कि जो न्यूक्लियस होता एक एटम का, द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है किसी एक एटम का। ये देखा मोसले ने। फिर मोसले के ये देखने के बाद क्या होता है कि तो उन्होंने दिया कि नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चेंज charge present in the nucleus of an atom particular element is called as the atomic number of that element। तो सम कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। तो हेनरी मोसले ने देखा कि एटॉमिक नंबर इज द बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर टू द एटॉमिक मास। सो यही रीज़न था कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो उन्होंने दिया उसमें उन्होंने ये दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये यहाँ पर जो मेंडलीफ का था, उन्होंने लॉ दिया था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती किसी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है देयर एटॉमिक मास के। इसको हेनरी मोसले ने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये होती है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ना कि एटॉमिक मास की। अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो क्या होता है कि वे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिपीट होती है। तो अब पीरियोडिसिटी जो होती है पीरियोडिक टेबल की, वो होती है बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। अब एक्सप्लेनेशन करेंगे जो एनामॉलीज ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप को भी यहाँ पर क्योर किया गया, जबकि उस समय जो थे सारे आइसोटोप जो एलिमेंट के थे उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते थे और एटॉमिक नंबर यहाँ पर उनकी सेम होती थी। एंड यहाँ पर आइसोटोप्स जो होते थे एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, दे कैन बी पुट एट द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने आइसोटोप को भी पोजीशन दिया। फिर पोजीशन ऑफ एनामलस पेयर्स, तो एनामलस पेयर्स को जो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर जैसे कि आर्गन है 18, द मास नंबर इज 14, वाइल एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम 19, मास नंबर इज 39। नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो आर्गन with its lower atomic number should come first and potassium with higher atomic number should come later. In the similar way the position of cobalt and nickel are also justified। तो इस बेसिस पर इन्होंने इसको भी जस्टिफाई किया। तो हमने किया अभी एक्सरसाइज 5A तक को। 5A के क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप बोलिए, मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगी। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग वहाँ पे 5B को करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।